नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक कात्यायन आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। शाम के 5 बज गए हैं और सारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। आज की चर्चा युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए उनको लेकर, और सीधे तौर पर ये रोजगार शिक्षा से जुड़ा, यानी शिक्षकों की नौकरी से जुड़ा है। 7वें चरण के नियोजन को लेकर एक बार फिर से पटना में महाजुटान जिसको कहा जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यह महाजुटान है और इस बार वो डटकर ही एकदम आए हैं कि कैसे भी करके नियोजन प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं होगी, बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सबका स्वागत है। हमारे साथ सत्ता पक्ष से आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब जुड़े हैं। एजाज साहब बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। असित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, असित नाथ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप सबका। धीरज जी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। धीरज जी नमस्ते, स्वागत आपका। शिक्षक अभ्यर्थी में रुपेश कुमार है हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा अभिषेक कुमार झा हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छात्र नेता और शिक्षक अभ्यर्थी सब हमारे साथ हैं। शुरुआत मैं करता हूं, सौरभ बताइए जरा, शुरुआत आप लोगों से ही पहले आज करते हैं। और आलोक भी जुड़े हैं, आलोक आपका भी स्वागत है। सौरभ, सारे शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नेताओं से छोटी छोटी बात कहिएगा ताकि सबसे रिएक्शन भी ले सके। और किसी की आवाज, किसी का स्पीकर ऑन है जिसकी वजह से आवाज इको हो रही है, वापस आ रही है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान। हाँ सौरभ बताइए, क्या इस बार का मिशन क्या है? फिर से यह महाजुटान नाम क्यों आप लोगों ने दिया है? सर, सबसे पहले सर आपको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने काफी गंभीर मुद्दे पर और लगातार छात्र युवाओं के मुद्दे पर आपने सवाल किया है, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। जो सर ये जो बातें हो रही है ना, सौरभ की आवाज, चलिए सौरभ डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। अभिषेक झा आप बताइए, आप बोलिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज को कि यह मुद्दा जो बार बार उठाते हैं जी न्यूज की तरफ से, सबसे पहले धन्यवाद सर। पिछले 4 सालों से एस टेट, बी टेट, सी टेट वाले अभ्यर्थी परेशान हैं और नई नियमावली जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, नई नियमावली में क्या है कि साइन नहीं हो रहा है। अगर शिक्षा मंत्री आके कहते हैं कि साइन हम कर दिए हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई बातें नहीं है। और डाक बंगला पे जब हम लोग अपनी मांग को लेकर डाक बंगला पे चढ़ते हैं तो हम लोग को लाठी से मारा जाता है। मतलब बात करने के लिए कोई नेता नहीं आते हैं, लेकिन लाठी से मारने के लिए पुलिस आती है। और खास के हमको जहां तक लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करो कि शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठी से चूड़ दिया जाए। आज जैसा किया गया एस्टेट, सीटेट, बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही दयनीय अवस्था में किया गया, मार लाठी से चूड़ दिया गया सर। यही मतलब हम पूछना चाहते हैं एजाज अहमद जी से, क्या सरकार ये इसी के लिए बनी थी? क्या सरकार इसी के लिए बनी थी कि लाठी से चूड़ने के लिए? आलोक बताइए, क्योंकि सबका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर सत्ता से मैं पूछूंगा और विपक्ष से भी बात करेंगे। हाँ आलोक बताइए, ये प्रदर्शन जो हो रहा है इसमें चूंकि ये हम लोग हर जगह यही देख रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इस बार तो आर पार की लड़ाई है, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। जी, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि पिछले 4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि अगले कैबिनेट जब होगा 24 फरवरी को ही, तब हम लोगों का जो नियमावली है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। लेकिन आप देखे होंगे कि विधानसभा के सत्र के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा मंत्री जी को मतलब फटकार के अंदाज में बोला जाता है कि सब कुछ आकर के पब्लिक डोमेन में नहीं बोला जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो राजद और जदयू है, इन दोनों का भी आपस में तालमेल नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, तो उन्होंने हमको बोला कि सब कुछ सभी जगह से, सामान्य प्रशासन विभाग से, विधि विभाग से, सभी जगह से नियमावली चल गया है, पास हो गया है, सिर्फ वित्त विभाग में अटका हुआ है। तो हम लोग कहें कि वित्त विभाग तो जदयू के पास है, माननीय विजय चौधरी जी हैं वित्त मंत्री, तो उनसे आप वार्ता करके हम लोग का नियमावली पारित करवाइए। तो कुल मिलाकर हमको
हमको ये लग रहा है कि जदयू और राजद में आपसी कंट्राडिक्शन के बीच में पीस हम आम अभ्यर्थी रहे हैं, रोजगार से वंचित हम आम अभ्यर्थी रहे हैं। चलिए ठीक है, रुपेश आप अपनी बात कहिए। आवाज रुपेश, माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी, नमस्कार। हमने जैसे मेरे साथी बोले, एकदम सही बोले कि ये सरकार जो है कि आती है रोजगार के नाम पे, 10 लाख रोजगार के नाम पे, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग युवा थे और बजाते हमारे जब हम राजद जब विपक्ष में बैठती थी तो तेजस्वी जी हमारे सभा में आकर के बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको पहली कलम से आपकी नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे। और देखिए जब वो सत्ता में आ गए तो बार बार टाल मटोल किया जाता है, बार बार बरगलाया जाता है, ट्वीट किया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होता है, 1% में कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग कभी फुटबॉल बन गए, कभी इनके दरवाजे, कभी उनके दरवाजे, कभी डाक बंगला, कभी गर्दनीबाज, हम लोग भटकते रहते हैं। लेकिन सरकार इस पे इतनी असंवेदनशील है कि इस पे जब भी हम लोग डाक बंगला पे जाते हैं तो लाठी से हम लोग को पिटवाया जाता है। आप लाठी से हमें डराना चाहते हैं तो हम युवा लाठी से नहीं डरेंगे। जब हम संदेश देना चाहते हैं सरकार से, आप हमें लाठी से डराना चाह रहे हैं तो हम लोग डरेंगे नहीं। आप बहुत उम्मीद था, लेकिन आपने उम्मीद पे पानी फेर दिया है। और हम लोग को जैसा शिक्षा, हम नहीं चाहते कि आपस में गठबंधन में क्या चल रहा है खिचड़ी। हम एक आम अभ्यर्थी अपेक्षा करते हैं कि आप जो हम लोग 4 सालों से जो हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि 7वां चरण बहाली खुलेगा, नियमावली बनेगा, तो ये जो है कि मतलब हो नहीं रहेगा। सौरभ फटाफट अपनी बात कहिए, मैं रिएक्शन लूं। हाँ जी अभिषेक कात्यायन सर, ये जो बातें हो रही है, आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट वर्षों से चल रहा है। पिछले 4 वर्षों से ये बातें हो रही है कि छठे चरण की जो वैकेंसी है उसको पूरा करने के बाद 7वें चरण की बात निकाली जाएगी। तो छठे चरण में भी कुछ वैकेंट सीट है और उसको ऐड करते हुए 7वें चरण की। याद कीजिएगा कि 27 तारीख से जब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने नियमावली पर साइन कर दिया है, निश्चित रूप से कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। परंतु ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जब आया विधानसभा में के दौरान, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नियमावली पर अभी कुछ हुआ नहीं है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी तभी इस पर आगे का काम होगा। तो ये किस प्रकार का, छात्रों को गुमराह क्यों कर रहे हैं भाई? आरजेडी के प्रवक्ता हो या चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या जेडीयू के प्रवक्ता, से सवाल है कि क्यों। चलिए एजाज साहब, मैं इसी पे आपसे, चूंकि शिक्षा मंत्री हालांकि वो सरकार के होते हैं लेकिन आपके कोटे से आते हैं, सवाल ये है कि इसी डिबेट में या फिर टेलीविजन डिबेट में हमारे ही मंच पर पैनल में बैठे आरजेडी के प्रवक्ताओं ने या कांग्रेस ने, सबने कहा, और आरजेडी ने तो दावा किया पहले जनवरी में कि खुशखबरी देंगे। जब जनवरी बीत गई तो लोगों ने कहा कि इस बार तो हम डेट भी बता रहे हैं कि बजट सत्र से पहले इस पर मुहर लग जाएगी। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि भाई किसी भी बात को आप एक बार दरकिनार कर सकते हैं, 2 बार आप किसी को डिच कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं। कितना धोखा खाएंगे स्टूडेंट्स, कब तक? देखिए कात्यायन जी, धोखे का मामला नहीं है, धोखे का मामला स्पष्ट रूप से हमारी सरकार इस बात के प्रति कृत संकल्पित है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इनके भविष्य के साथ हम जुड़े हुए हैं और इनके भविष्य के प्रति हमारी सरकार की चिंता है। माननीय मंत्री जी ने कल भी आश्वस्त किया है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, कि धैर्य रखे, सब कुछ इन लोगों के मुताबिक हो रहा है और जल्द ही इन लोगों को खुशियां मिलेंगी। अब हम ये नहीं सुनना चाहते एजाज साहब, ये आश्वासन और सब नहीं, आपने फिर जुबान कैसे दे दी? मंत्री ने फिर जुबान कैसे दी? क्या मंत्री का वजन, 1 मिनट सुनिए, मंत्री का कद क्या इतना हल्का होता है कि वो जुबान दे दे कि हम बजट सत्र के पहले मुहर लगाएंगे, या हम जुबान दे रहे हैं? कात्यायन जी, तो मंत्री क्या इतना, बिहार सरकार के मंत्री इतने हल्के हैं अपने जुबान के? नहीं, जुबान का कहीं मामला नहीं है और उन्होंने जो बात कही मामला बनता है उस पर अभी भी कायम है। नहीं सुनिए, सदन की बात करते हैं, सदन में आधे से ज्यादा समय तो वो आदमी धार्मिक प्रवचन देते रहते हैं बैठकर। कैसी बात आप करते हैं कि सदन में वो क्या कहते हैं? अलग मामला है, मामला यहाँ पर है हम अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के प्रति बात ही नहीं होती है और हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है। सुनना एजाज साहब, बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि आपने अपनी डेट दी हुई, अपनी जुबान से कही हुई बात मिस कैसे कर दी? मुझे इसका जवाब चाहिए। कोई मिस नहीं है। कैसे कर दिया? मुख्यमंत्री ने कह दिया कि शिक्षा मंत्री अपनी मर्जी से जाकर बेवजह की बातें करते हैं।
मतलब एक मंत्री का वजन इतना छोटा, इतना कद छोटा होता है क्या? इसमें जिस तरह से बातों को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार इस मामले में संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि हम नौजवानों को रोजगार के लिए जो सरकार में आए हैं, उस मामले में हम ईमानदार हैं और ईमानदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। 7वें चरण के मामले में कब देंगे? नया नियमावली बना है और जल्द ही कौन जल्द क्या होता है? जल्द क्या होता है भाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। आप सुनिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। 2019 का मामला है। 2019 से 2022 8 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। 19 लाख लोगों के रोजगार का वादा किया था। 19 लोगों को रोजगार नहीं दिया। आपने बाहर कर दिया। नहीं है, आपने सरकार से बाहर हमारी सरकार का संकल्प है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? हम कर रहे हैं 45,000 से ऊपर, हम 45,000 से ऊपर हमने नौकरियां दी है और विभिन्न कंपनियों और विभिन्न रोजगार मेला के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को समायोजित करने का काम किया। सुनिए, सिर्फ बैनर पोस्टर लगाते हैं, बस हम गिनती सबको याद हो गई है कि 3 लाख फला विभाग में देंगे, 50,000 फला विभाग में देंगे। ये गिनती सबको याद है। कब देंगे? 34 में देंगे कि 2044 का मामला नहीं है, संकल्प का मामला है। संकल्प का मामला है। और आप देख रहे हैं कि जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हमने नफरत की भाषा समाप्त हो गई है देश में। अब रोजगार की भाषा पर, रोजगार पर कहीं ना कहीं डिबेट हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप वही करिए। आप बस देखिए, हिंदू मुस्लिम को देखिए कि नफरत फैल रही है। रोजगार मत दीजिए, बस इसी पे फोकस करिए। आप रोजगार नहीं देने वाले जो लोग हैं उनसे सवाल कीजिए ना कात्यायन जी। भाजपा के लोगों को ला करके पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार 9 साल सरकार को दिया, 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। अभिषेक झा इस तरह का जो भाजपा के लोग काम कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं? सवाल तो ऐसा उनसे करने का है। 1 मिनट सुनिए एजाज साहब, हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार सरकार में बिहार में 19 लाख का वादा किए थे। 19 लाख रोजगार का वादा किए थे। अरे भाई साहब, विपक्ष में रोजगार नहीं दिए। अब वो विपक्ष में है। 6ठे चरण की प्रक्रिया हमारी सरकार ने पूरी की है। ये हमारा संकल्प है। एजाज साहब, अब वो विपक्ष में है। विपक्ष में इसीलिए तो भड़काने का काम कर रहे हैं। असितनाथ जी, आप तो बैठे थे और मुझे लगता है कि आपने भी बड़ा दावा किया था कि हम शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, हर स्तर पर बात करेंगे, हमारी पार्टी जाएगी, पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बात करेगा। कहाँ चला गया सब कुछ? मुझे भी याद है, मैंने प्रतिनिधि मंडल की बात नहीं की थी, अपनी बात की थी अभिषेक जी। और ये मसला सिर्फ ये 1-2 लाख अभ्यर्थियों का नहीं है। ये मसला बिहार के 8 करोड़ गरीब लोगों का है। क्योंकि सरकारी स्कूल में उन गरीब लोग, वो गरीब लोग पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये करोड़ों गरीब बच्चों का मसला है जो सरकारी स्कूलों में दाखिल तो हैं, लेकिन उस सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। करोड़ों। तो जो गरीब के नाम पर राजनीति करते हैं, पिछड़े लोगों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा कि उन्होंने बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाने की, शिक्षक की व्यवस्था नहीं रखी है। जो भी थोड़ा कमाने खाने वाला है ना, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। इन सरकारी स्कूलों में बेहद गरीब बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ाने का शिक्षक वहां नहीं है। इन अभ्यर्थियों को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, उन करोड़ों बच्चों की चिंता कीजिए, तो बात समझ में आएगी कि ये कितना बड़ा मामला है और इस पर किस हद की लापरवाही पिछले 17, 18, 19 वर्षों से हो रही है। ये आज से नहीं हो रही है, 18-19 वर्षों से हो रही है। और दुर्भाग्य से पिछले 3 साल और इसके पीछे भी एक बार हम कोलिशन में थे, इन दोनों को जोड़ दे तो 4.5 साल, उन 17-18 वर्षों में उन 4.5 साल के भागीदार हम भी हैं। ये दुर्भाग्य है। मैंने जब आपके ऑफिस से फोन आया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से। अखिलेश सिंह ने पूछा ये मामला क्या है, तो मैंने पूरा बताया। बोले यार तो ऐसे कैसे, मतलब क्या बहाली कर रहे हैं कि पिछले 10-12 साल से लोग बहाली कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले गजब है भाई। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर मुख्यमंत्री जी से मिलिए, आप पहल कीजिए। बोले यार मिलेंगे, आप एक दिन आइए मेरे पास और कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ चीजें हो तो जरा मुझे बताइए, एकदम मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। ऐसे कोई राज्य चलता है क्या? पिछले 12 साल से शिक्षा की 6ठे चरण का बहाल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? 10 साल से चल रहा है 6ठे चरण
की नियुक्ति आज तक छठा चरण पूरा नहीं हुआ। यानी प्रदेश अध्यक्ष को भी पता नहीं था कि शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर किस चीज के लिए? उनको पता है 7th फेज का मामला लटका क्यों है ये भी उनको पता है। आप छात्र नेताओं से, जो यहाँ अभ्यर्थी बैठे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, आपके साथ चलूंगा। आप लोग भी एक दिन समय दीजिए, थोड़ा पटना में आइए, चलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलते हैं और हम सीधे उनको कहेंगे मुख्यमंत्री जी के पास चलिए। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन असितनाथ जी पिछली बार भी आपने यही सब बातें की थी ना। मैं फिर वही कह रहा हूं कि सरकार में आप हिस्सेदार है ना। ये कैसी सरकार है जिसने जनवरी का पहले वादा किया कि जनवरी में खुशी आएगी चेहरे पर, उसके बाद ये किसी बात से नहीं पलटता हूं अभिषेक जी, उसके बाद ये मंत्री, मैं अपनी किसी बात से नहीं पलटता हूं। मैं आपकी बात सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सुनिए ना, मैं उन प्रवक्ताओं में से नहीं हूं जो अपनी पार्टी के बचाव के लिए तमाम झूठ फरेब करते हो। मैं उन प्रवक्ताओं में से हूं जो खुली आलोचना अपनी सरकार की करता हूं। किसी पार्टी में ऐसा प्रवक्ता मिल जाए तो मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। आप मुझे बताइए, ये कैसे शिक्षा मंत्री हैं? क्या एक मंत्री का कद ऐसा इतना छोटा, इतना हल्का हो सकता है कि जो अपनी जुबान से कह दे कि हमने जुबान दी कि बजट सत्र के पहले मुहर लगा देंगे हम, और उस आदमी को मुख्यमंत्री फटकार लगा दे? हमें किसी का कद मापना ही नहीं है। हमें बस ये पूछना है कि भैया, जो ये 8-9 करोड़ गरीब बच्चे, 8-9 करोड़ से ज्यादा होंगे क्योंकि आंकड़े 2011-12 के हैं, बहुत ज्यादा होंगे, या मान लीजिए वही हैं, 8-9 करोड़ ये गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने का शिक्षक कौन बहाल करेगा? मुख्यमंत्री जी बताएं, शिक्षा मंत्री बताएं, हमारी पार्टी के नेता बताएं, एजाज भाई की पार्टी के नेता बताएं कौन पढ़ाएगा? क्यों नहीं बहाल किया? किसने रोका है? आपको तमाम काम के लिए समय है, उन गरीब बच्चों को के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, तो आप नहीं है सरकार चलाने के पास आने से पहले एक बार शमशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं सरकार से। शमशी साहब, स्वागत है आपका भी। शमशी साहब, पहले आप लोग और अब ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि वही बात है ना कि तारीफ के काबिल तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है कि मैं किसी की तारीफ भी करूं कि हाँ आप बहुत बढ़िया, आपने कितना अच्छा किया था, इन्होंने कितना बुरा कर दिया। कोई है ही नहीं। हर जगह वही स्थिति है। मतलब सरकार किसी की रहे, छात्रों के ऐसा लगता है कि उनकी नियति ही खराब हो गई है, उनकी किस्मत ही खराब हो चुकी है। गरीबों की, बिहार के गरीबों की, सिर्फ इन छात्रों की नहीं। शमशी साहब, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, बोलिए। और है जी, हम ये कह रहे हैं कि जो छात्रों के साथ जिस तरह का हो रहा है, या छात्रों की जो समस्या है, और जो बिल्कुल जिसको होना चाहिए, और जो पाइपलाइन में था, खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका नियोजन होना है और विद्यालयों में होना है, तो वो एनडीए पीरियड में पाइपलाइन में थी। लेकिन अब 7वें चरण का हो या 6ठे चरण के अंदर जो कोई इफ एंड बट है, तो सरकार का मोटिव तो है नहीं करना। सरकार का मोटिव अगर रहेगा तब नहीं करेगा भाई कि जो पाइपलाइन में है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और 7वां चरण करेंगे। सरकार का तो केवल बोलना था। आपकी सरकार में कौन सा हो गया? तो अरे शांत रहिए, 11 साल से तो आप बीमारी आपके साथ है। क्या शांत रहे? बर्बाद करके रख दिया बिहार को आप लोगों ने। तो 11 साल से आप लोगों ने लटकाए रखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोगों का चूंकि मोटिव नहीं है, और बोल दिए कि हम आएंगे और हमारा पहला कलम चलेगा और हम नौजवानों को जो है ये रोजगार देंगे। दिक्कत क्या है कि आज के अंदर दोनों में भारी क्लैश है। माननीय मुख्यमंत्री कभी फॉरवर्ड पे खेलना चाहते हैं, कभी बैकफुट पर आ जाते हैं। तेजस्वी जी फॉरवर्ड में हैं, जब आईडी का वो मामला होता है तो वो बैकफुट पर हो जाते हैं। कभी आरजेडी के लोग कहते हैं कि इस मामले में जो है उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। कुल मिलाकर के छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने इतने साल तक पाइपलाइन में ही रखा था? नहीं, उस समय हुआ था, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ था। कहाँ हुआ? उस समय 2019 का मामला। नहीं, छठा चरण कब से चल रहा था? देखिए लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। सुनिए, बता रहे हैं ये प्रक्रिया आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। ये प्रक्रिया छात्रों की और नियोजन की लगातार एनडीए पीरियड से चल रही है और हो भी रहा था। लेकिन ये सरकार कितना फ्रॉड करती है कि जो 6 महीना पहले जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षक हो, उनको लाके बोल रही है कि नियुक्ति पत्र दे रही है। अब इससे ज्यादा फ्रॉड, मैं तो फ्रॉड कहूंगा कि बिहार के अंदर और क्या हो सकता है कि जो नौकरी कर रहे हैं 6 महीने से, उनको आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है 19 लाख को क्या कहेंगे? जुमलाबाजी।
तो भाई ने कहा अब देश की बात करेंगे ये, जब इनसे बिहार की बात करेंगे। नहीं, देश की नहीं, बिहार की बात है। 19 लाख देश की बात क्यों नहीं? 19 लाख आपने 19 लाख देश की बात क्यों नहीं होगी? अरे भाई जुमलाबाजी 2 करोड़ हर साल देने का वादा, 9 साल हो गया, 18 करोड़ होना चाहिए, 7,22,000 कहाँ हो रहा है? जनता को कितना बरगलाइएगा, कितना नफरत के माहौल में रखिएगा, कितना भ्रम की राजनीति में रखिएगा। डेमोक्रेसी जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा, और आपकी जुमलाबाजी को लोग जान चुके हैं। एजाज साहब, शमशीर साहब, मुझे आप लोगों की बातों पर हंसी आती है और ये सोच कर आती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे सब कुछ प्री प्लान्ड आप लोगों का होता है कि इस मंच पे चलना है, लड़ाई कर लेना है, तुम पर हम ठीकरा फोड़ेंगे, तुम हम पर फोड़ देना, मामला खत्म हो जाएगा, 1 घंटे बीत जाएंगे, यार कोई बहुत बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि आने के पहले आप लोग फोन पे तय कर लेते हैं कि हाँ लड़ाई अच्छे से हो जानी चाहिए, यार समय बिता लेंगे कैसे भी करके। मुझे ऐसा ही लगता है, सच्चाई बोला जाता है, सच्चाई बोला जाता है तो उसको भाजपा को कड़वा लगता है। बिल्कुल नहीं एजाज साहब, सच्चाई को इनकार कर देते हैं। सच्चाई से इनकार नहीं करे ना, ये बोले ना कि हमसे नहीं हुआ, दूध का धुला, हमसे नहीं हुआ, ये बोल सकते हैं ना, हमसे गलती हुई, हमने नहीं किया, हमने नौजवानों को बरगलाने का काम किया, ये बात बोल सकते हैं ना। आप मांगिए कि शिक्षा मंत्री हमारी जुबान के बड़े हल्के थे, बोल गए, मांग लीजिए माफी। हमारे शिक्षा मंत्री संकल्पित है, हमारे सरकार संकल्पित है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में नौजवानों के साथ हम धर्म की राजनीति नहीं करने वाले हैं, हम जुमलाबाजी की राजनीति नहीं करने वाले हैं, हम स्पष्टवादी हैं, हम समाजवादी हैं, जो कहते हैं उस पर करने का काम करते हैं। एजाज साहब भाषण मत दीजिए, बस फ्रेम चेंज हो जाता है, सत्ता पक्ष में कभी आप होते हैं कभी वो होते हैं, बस सिर्फ फ्रेम इधर उधर होता है, बाकी वही रहता है। हकीकत यह है कि आप लोगों ने ठग दिया, एकदम ऐसा लगता है कि ठग जाते हैं लोग, कि भाई ठग रहे हैं, बड़े ठग बैठे हुए हैं, सब वही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब लोग बन जाते हैं। धीरज ठाकुर जी, धीरज जी एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है, छात्र बेचारे पिट भी जाते हैं, असित नाथ जी कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ ये लाखों की बात क्यों करें, करोड़ों बच्चे जो है, भाई ये करोड़ों बच्चे भी तो आप ही की जिम्मेदारी थे, ये कोई बाहरी दूसरे प्रदेश की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं थे, इसी सरकार की जिम्मेदारी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष में है उन्हीं के हैं। देखिए, चाहे बीजेपी जेडीयू की सरकार हो या फिर आरजेडी जेडीयू की सरकार हो, सब लोग संकल्पित हैं। महागठबंधन 7 दलों का सरकार है धीरज जी, जॉब देने के लिए 7 दलों का सरकार है, 7 दलों का सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। सुनिए ना, सुनिए, महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। एजाज जी आपके कहने के मुताबिक महागठबंधन की सरकार है, एक तरफ जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी। सब कह रहे हैं कि हम संकल्पित थे इनको देने के लिए, लेकिन अभी तक वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। अभी आज एजाज साहब इतना कह रहे हैं, आज आपने सुना है उनका बयान शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री ने कहा है आज की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद वो 2 करोड़ जॉब की जो बात केंद्र सरकार कर रही है, हालांकि केंद्र सरकार भी 2 करोड़ जॉब देने में कामयाब नहीं हुई है, ये बात भी है, ये बात सच है कि 2 करोड़ जॉब जो वादा की थी वो भी पूरा नहीं की। लेकिन ये सवाल बिहार का है, और बिहार में जब इतने दिनों से लगातार सड़क पर ये छात्र हैं, तो आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से टाइमलाइन बताया गया था, उस टाइमलाइन में क्यों नहीं पूरा हुआ? अगर टाइमलाइन में पूरा नहीं हुआ तो उस टाइमलाइन में क्या दिक्कत थी, क्या प्रक्रिया में दिक्कत है? इन लोगों के साथ एक बार बैठकर बातचीत तो करे सरकार कि क्या दिक्कत है, कब तक हो जाएगा। हो सकता है कि सरकार छात्रों को कुछ आश्वासन मिले कि भाई अभी नहीं, जितना भी वक्त लगे, जितना वक्त देना चाहे, वो आपस में मिलजुल कर बातचीत कर ले, तब एक निदान निकल सकता है। इस तरह से अब एक दूसरे पर ठीकरा फूटने से इन लोगों की जो भविष्य है, कभी इन पर लाठी चार्ज हो जाती है, कभी इनके साथ क्या कहते हैं कि बहस हो जाती है, तो वो ठीक नहीं है। ये 7वें चरण की जो बहाली है वो सही समय पर कैसे हो, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रक्रिया में क्या देरी है, ये तो बताना चाहिए ना कम से कम, ताकि इन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाओ। ये दो दर न भटके, जो कोई 4 साल से एक नौकरी के लिए भटक रहे हैं सड़क पर, उनकी
समस्या दूर हो, यही होना चाहिए। लेकिन अब सरकार है, अब कभी जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, अगर सबको या महागठबंधन के जितने लोग दल शामिल हैं, सबको इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर आज बीजेपी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके भी तो शासनकाल थे, आपने क्या किया? आपने भी, आपके शासनकाल में भी तो यही था, आपने क्या किया था? तो आप अगर आरजेडी और उसमें जितने महागठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, वो दल शामिल हैं, वो अगर इस बात को नहीं उठाते हैं तो ये एक मुझे लगता है कि ये स्थिति ठीक नहीं है और इसको उठाना चाहिए। आसिफ नाथ जी जो कह रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों की बात है, 8 करोड़ बच्चे की भविष्य की बात है, ये अगर इनकी ही बात को अगर सरकार सोचे, सहयोगी दल हैं, इनकी बात को सरकार सोचे, ये अपनी बात को मुखरता से सरकार के पास रखें, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। अब देखिए कि इन लोगों की फिर अभी बात खत्म हो जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद ये लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, फिर हम आप डिबेट करेंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप होगा और कुछ बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि असित नाथ जी कह रहे हैं, और असित नाथ जी ने पहले भी जब बातें कही तो बातें बहुत अच्छी होती हैं, जाहिर तौर पर वो कहते भी हैं कि हम इसमें सरकार और पार्टी से ऊपर उठकर बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो फिर आज असित नाथ जी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, वो बोले हैं कि आइए अभ्यर्थियों को भी बुलाइए और छात्र नेताओं के साथ चलते हैं। भाई ये तो पहले भी उन्होंने बोला था कि हम करेंगे, यही चीज फिर आज नौबत क्यों आई? ये अब तक अगर हो गया होता तो सरकार पर दबाव बनता। देखिए सरकार को पता है बहुत अच्छे से कि सहयोगी दल भी थोड़ा बहुत जाकर टेलीविजन पे बोलते हैं, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं होता है। मैं एक बार फिर से सौरभ के पास चलता हूं। सौरभ अपनी बात कहिए। सौरभ अब शायद आपको फिर अगली कोई डेडलाइन एजाज साहब दे देंगे इस बार। निश्चित रूप से वैसे कहते हैं सर, ये जो कह रहे हैं ना, अभी अफजल शमसी सब कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है ये की वो की। अरे भाई आप भी बताइए ना, 17.5 साल में आप भी तो रहे ना, 1.5-2 साल नहीं रहे आप, तो आपकी बातें कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुई? आप एक बात, अभी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात नहीं है, बिहार के तमाम परीक्षाओं में, तमाम परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी जो है, सब जगह, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीटीएससी हो, तमाम जगहों पर यही धंधा शुरू है। लोग जब वैकेंसी निकालने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, परीक्षा जब हो जाता है तो रिजल्ट निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, और जब रिजल्ट निकलता है ना तो ज्वाइनिंग होने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कैसी बहाली, कौन सी सरकार? 2020 में जब आप वादा किए थे ना, युवाओं को ठगे वोट लेकर, आपने कहा ना कि पहले कैबिनेट के पहले बैठक से छोड़ दीजिए वो बात, भूल जाइए आप। युवाओं को याद है, युवाओं को कब तक ठगिएगा? याद कीजिए, कब तक? 24, 25, 26, 27 कब तक? आपसे कब तक होगा जी? आप धमकी देते हैं कि एफआईआर कर देंगे, लोग को डराते हैं, क्या आप समझते हैं? युवाओं के दम पर आप सरकार बनाए या युवाओं के नाम पर आप गुमराह कर रहे हैं? एक अनडिबेट में बैठे थे तिवारी जी, नहीं हो गया, 24 को हो गया, आधा बंद एकदम निश्चित रूप से। और युवाओं को गुमराह करना बंद कीजिए। डिबेट के माध्यम से ना आपके लिए एक डिबेट होगा, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, और आप डिबेट में आते हैं, आप बोल के चले जाते हैं, और हम लोग दर दर के ठोकरे खाते हैं। जब सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडा से मारते हैं। यही बिहार का भविष्य है। और बात करते हैं कि हम नौकरी देंगे, शर्म आनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम अभिषेक के अंदर हम कहते हैं कि सारे प्रवक्ता को और सारे नेताओं ने बिहार के भविष्य को गर्द में मिला दिया है, और आप बात करते हैं, मुझे शर्म आती है इस तरह की बात करने में। अगर हिम्मत है तो निकालिए, शिक्षा मंत्री का किस तरह का बयान आया था कि हमने ट्वीट किया है, और इसीलिए आपने कहा ना कि असेंबली के पहले कोई छात्र या छात्र युवा सड़क पर ना आए, विरोध ना करे। मुख्यमंत्री जी तो कह दिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कि आप झूठ बोलते हैं। न्यूज पेपर में छपा कि नहीं वैकेंसी आने वाली है 7वीं चरण की, क्यों? छात्रों का होगा क्यों और कब तक? इसका जवाब है आपके पास, जवाब नहीं दे पाइएगा। याद रखिए 24 और 25 हमको कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है। वोट लाने जाइएगा ना, एक एक घर से बिहार दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सवाल करेंगे। युवाओं के नाम पर आप ठगना बंद कीजिए। लगातार सरकार में आप बनाने का बंद कीजिए, जो चला रहे हैं। एजाज साहब कभी बोलेंगे कि उसकी सरकार है, कभी बोलेंगे उसकी सरकार है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सीधे आइए, ये इस तरह नौकरी देना है कि नहीं देना है तो निकालिए, नौकरी दीजिए। सौरभ
सौरभ समझ सकता हूं मैं, मतलब मैं क्या बोलूं, वही मैं कहता हूं ना कि कई बार मेरे पास सवाल नहीं होता। एजाज साहब, ये आक्रोश देख रहे हैं, ये नाराजगी देख रहे हैं? ये देखिए, ये जो भावना है, इस भावना का हम कदर करते हैं, और जो भावना है उसका सभी को कदर करना चाहिए। लेकिन एक बात सबको समझना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम स्पष्ट रूप से जो सरकार का संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। ये सौरभ जी और जो साथी बैठे हुए हैं उनको आश्वस्त करते हैं। समय सीमा का कोई मामला नहीं है। आश्वस्त करें, आप समझिए, वो आपको आपसे ये कह रहे हैं कि आपने युवाओं के बल पर ही तो वोट मांगा था ना। तो सर कहां हम लोग उससे इनकार कर रहे हैं कात्यायन जी? हम लोग इनकार कहां कर रहे हैं? हमारी सरकार का संकल्प है युवाओं के बेहतर भविष्य के प्रति, उनके परिवार के बेहतर भविष्य के प्रति, उनका जो खुशी है चेहरे पर वो दिखे, उसके प्रति हम संकल्पित हैं। और उस संकल्प को किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित जो 7 दलों का गठबंधन है, महागठबंधन, ये सरकार का संकल्प है। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें वामपंथी दल के लोग भी हैं, सभी दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए सुनिए, सभी दल इस मामले में एक मत है कि युवाओं के साथ हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एजाज साहब, वो मन में खोट आ जाता है। मैं कह रहा हूं ना, मेरे सामने सब लोग जुड़े हैं ना, तो आलोक मुझे दिख रहे हैं, रूपेश दिख रहे हैं, अभिषेक दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या दिखते होंगे? मैं बताता हूं आपको, या सब पॉलिटिक्स हमको आपको युवा जो है, मैं बता रहा हूं, वो युवा के मन को हम देखते हैं, हम युवाओं के मन को देखते हैं, हम उनके दर्द को देखते हैं। अरे और जो बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार इनके ही घर के नहीं है, हमारे घर के भी हैं और अन्य लोगों के घरों के भी हैं। और उस बेरोजगारी को कहीं ना कहीं हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं और पूरा बिहार समझता है। क्योंकि जो स्थिति या परिस्थिति है सरकार नहीं, हम लोग कोई जुमलाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग कोई धर्म की स्थिति नहीं पैदा करते हैं, हम लोग कोई राजनीति युवाओं के साथ नहीं करते हैं, हम लोग युवाओं के साथ राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग युवाओं के दर्द और मर्म को समझते हुए उनके साथ, उनके भरोसे के साथ खड़े हैं। ये हमारी सरकार का संकल्प है। ये आप लोग इतना बोल चुके हैं ना कि मुझे भी आश्चर्य लगता है। मैं कह रहा हूं ना, मुझे आलोक, रूपेश और अभिषेक दिख रहे होंगे, आपको दिखते होंगे आलोक यादव, अभिषेक नहीं, मुझे आपके शिक्षा बिहार के युवाओं का दर्द और मर्म दिख रहा है। ये आलोक यादव आपको व्यक्ति दिखते होंगे, लेकिन मुझे युवाओं के मर्म और दर्द को दिख रहा है कि उनके दर्द और मर्म में। चलिए, हमारे साथ दिलीप भी जुड़ गए हैं। दिलीप आप बताइए, ये पूरा मामला जो है ना, ये मुझे कहीं से सुलझता अब भी नजर नहीं आ रहा है। दिलीप जी, देखिए, सुन पा रहे हैं मुझे? आपके चैनल पे कहा था मैंने कि सरकार नहीं चाहती है कि जड़ बहाली हो, सरकार चाहती ही नहीं है कि जड़ बहाली हो, और किसी ना किसी बहाने इनको बहाली को लटकाना है। और 2024 लोकसभा, फिर 25 विधानसभा तक इसको खींच के ले जा रहा है। मैंने ये बात 2022 में भी, मई में भी कहा था, जब शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे गर्दनीबाग में। इससे पहले आपके चैनल पे भी मैंने कहा था, सरकार में चाहे कोई भी पार्टी रही हो, मानसिकता सबकी वही है। आज कोई भी पार्टी या बिहार का कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द को वो लोग समझते हैं। अगर कोई ये कह रहा है तो सबसे बड़ा दुनिया का झूठ वो बोल रहा है, क्योंकि सभी पार्टी सत्ता में रही है। और शिक्षक अभ्यर्थी आज पहली बार सड़क पे नहीं उतरे हैं, 2019 से ये लोग सड़क पे उतर रहे हैं, 2019 से मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता बिहार का इनके दर्द को नहीं समझ रहा है। सबको पार्टी पॉलिटिक्स चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जितने भी नेता है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको दिलीप कुमार नहीं दिखाई देगा, उनको अभिषेक कुमार दिखाई नहीं देगा। इसमें सबसे पहले वो जाति देखते हैं कि किस जाति के। मेरे ऊपर भी कमेंट किया जाता है मेरी जाति को लेकर। जो है ना, शिक्षा मंत्री जो है ना, वो भी आएंगे ना, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री भी ये सोचकर अगर नाम पढ़े कि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, इस शिक्षक अभ्यर्थी का नाम आलोक यादव है, इस शिक्षक अभ्यर्थी का नाम अभिषेक कुमार झा है, तो वो पहला सवाल हो सकता है ये पूछें कि अरे नौकरी तो एक तरफ छोड़ो, ये बताओ रामचरितमानस का समर्थन है कि विरोध, ये तो बताओ पहले। तो जब शिक्षा मंत्री का स्तर ही इस तरह का हो, ये तो फिर आप समझ सकते हैं
नौकरी से मतलब कहां है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में मंत्री का कोई काम ही नहीं है। चाहे शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस को लेके वो चर्चा बन गए हैं। बाकी आप शिक्षा के मुद्दे पे देखिए उनका क्या काम है। इससे पहले विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे, इससे पहले बिरिसल पटेल जी शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री का या स्वास्थ्य मंत्री का कहां कोई काम रह गया है, या किसी भी मंत्री का, बस नाम के लिए वो मंत्री है। और कोई का जो भी करना है मुख्यमंत्री जी को करना है, और उप मुख्यमंत्री चूंकि अभी आरजेडी से तेजस्वी यादव जी बने हैं तो ये अपने प्रभावशाली है तो इनका कुछ रहता होगा। चलिए बाकी तो हम देख रहे हैं जब से इनकी आलोक मुझे बताइए भाई, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए कि भाई पहले रामचरितमानस पे ही फरिया लिया जाए? क्या किया जाए आप ही बता दीजिए भाई। कम से कम सत्ता पक्ष वालों को पता तो चले कि भाई छात्रों को क्या चाहिए। नौकरी चाहिए कि रामचरितमानस पे ही उस सदन में बहस करते नजर आते हैं हमें तो। सबसे पहले मैं एक अभ्यर्थी हूँ। सबसे पहले मैं एक अभ्यर्थी हूँ, और जो मेरा मुख्य पेशा है वो छात्र है, क्योंकि रोजगार पाना है जो मेरा मुख्य मकसद है। और हमको इन धार्मिक विवाद में और धार्मिक उन्माद में उलझा करके जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो चाहते हैं कि हम अपने जो हमको कार्य दिया गया है उस कार्य से हम अपना पीछा छुड़ा लेंगे, तो हम उनको अब उनका कार्य याद दिलाकर रखेंगे। और हमारा जो मेन मकसद है वो रोजगार पाना है। हमें धर्म जैसे मुद्दे पर उलझा करके शिक्षा मंत्री मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि ये बताइए आप कब पास आउट हुए हैं? कब ग्रेजुएशन किया, कब पास आउट हुए? 2014 में ग्रेजुएशन किए हैं, STET 2019 में पास हुए हैं, बीएड किए हैं 16-18 से। उसके पहले पीजी किए, उसके बाद तो आपने कुछ नहीं किया सिर्फ? जी ठीक है, एक बात बताइए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसी में लगे हुए हैं आप कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए बिहार में या कहीं और जगह जी शिक्षक की? मतलब 4 साल से आप इसी आशा में बैठे हैं कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए? जी, वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं इनसे जब से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, ये वर्तमान शिक्षा मंत्री से पहले 3-4 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं जब से STET का बहाली आया है। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जैसा हम लोग को आज तक शिक्षा मंत्री देखे ही नहीं। अपने मुख्य मुद्दे से भूल करके ये रामचरितमानस पर बेकार में चर्चा करते हैं। क्या इनसे इनकी जो काम जाना चाहता, आप 4 साल से दर ठोकरे खा रहे हैं नौकरी पाने के लिए, यही है ना? चाहे बीजेपी जेडीयू की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार रही हो, या फिर महागठबंधन की, यही है असली ना बात। जी जिस प्रकार से हमको, जिस प्रकार से हमारा शोषण किया है राजद ने, भाजपा ने, जदयू ने, या तमाम वो पार्टियां जो सत्ता में बनी है, किसी भी प्रकार से सारे पार्टियों ने हम लोगों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जानते हैं धीरज जी, मुझे तो सही में लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है, सब एक ही है। मुझे सब एक ही नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं है। चरित्र एक ही है। यही है कि 4 साल से ये भटक रहे हैं। 4 साल में ये कितने आगे बढ़ जाते अगर इनको सही समय बता दिया जाता या प्रक्रिया सही तरीके से होती। नहीं तो ये अपने जो ये होती है उसमें 4 साल ये पीछे हो गए। ये मानना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, हाँ एक मिनट आलोक रुकिएगा, एक मिनट। हाँ धीरज जी आप बात पूरी करिए, फिर असित नाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 साल अगर ये पीछे होते हैं, जब इस वक्त जो स्थिति है, हम आप दुनिया में बहुत ग्लोबल जिंदगी में जी रहे हैं, और इसमें 4 साल पीछे होना, चाहे किसी की भी सरकार हो, मुझे किसी की सरकार से लेना देना नहीं है, चाहे महागठबंधन की हो, चाहे एनडीए की हो, किसी भी क्या केंद्र सरकार की जो वादा करती है वो नहीं निभाती है। लेकिन इनका अगर 4 साल भविष्य खराब होता है, तो जैसे असित नाथ जी ने कहा कि 8 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब होगा, तो इनके कारण उन बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। तो इनके ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल तो ये भी है। बिल्कुल, असित नाथ जी बोलिए। असित जी स्पीकर माइक। हाँ, एक और जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा था। इन पिछले 4 वर्षों में जिन्होंने अपनी उम्र 37 वर्ष और 40 वर्ष पूरी कर ली है, वो तो अपनी नौकरी पाने की उम्र सीमा खो चुके। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी पता नहीं कब नियोजन होगा, और इस दौरान जो लोग अपनी 37 वर्ष और 40 वर्ष की उम्र सीमा पूरी कर लेंगे
उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा एजाज भाई? देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। रिजल्ट आप भी सरकार के साझेदार हैं, तो सरकार में साझेदार है तो झूठ बोले, सरकार में साझेदार है तो कमीनापनी करें बैठ के यहाँ। आप उससे क्या करें? सरकार में साझेदार है तो निकम्मापन थोपने के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। नाकामी है सरकार की, यदि सरकार में शामिल है उस सरकार की नाकामी है। आप राजनीति इस मामले में मत कीजिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति सरकार में आप भागीदार कर रहे हैं जो अपनी नाकामी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व में सच बोलना है, सामूहिक सोच से सरकार चल रही है। कांग्रेस सामूहिक सोच से सरकार चल रही है, पार्टी में नहीं हूँ, ये सामूहिक सोच से सरकार चलती है। मैंने क्या कहा? मैं किसी आपके व्यक्तिगत सोच से सरकार नहीं चलेगी, कांग्रेस में हूँ, आपके व्यक्तिगत सोच से सरकार नहीं चलेगी। जहाँ सरकार के नेतृत्व करता, सरकार के नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और सरकार में भागीदार आपकी पार्टी भी है। आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं, आप उससे इधर होकर के व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक है। आप सामूहिक बोध से अलग नहीं हो सकते हैं, सामूहिक बोध से अलग नहीं हो सकते हैं। आप राजनीति व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से भावना कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक बोध से अलग नहीं हो सकते हैं। सुन लीजिए एजाज साहब, सामूहिक सोच से चलती है, आपके व्यक्तिगत सोच से सरकार नहीं चलेगी। सुनिए सुनिए व्यक्तिगत सोच से सरकार नहीं चलेगी। जी 1 मिनट रुकिए, आसिफ नाथ जी 1 मिनट रुकिए। एजाज साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि सबको मौका बारी बारी से मिलेगा, प्लीज। एजाज वो बीच में कूदेंगे, आप लगातार बोल रहे हैं एजाज साहब, ये बिल्कुल गलत है। आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, आप अकेले बोल रहे हैं ना। सवाल मुझे पूछने दीजिए, मैं उनको काउंटर कर लूंगा। प्लीज आप मत करिए, मैं जब एकदम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। और सुनिए, हम सरकार में इसलिए शामिल नहीं है कि राज्य बर्बाद होता रहे और हम उपलब्धियों का ढोल पीटते रहे। हम भाजपाई नहीं है, हमसे ऐसी उम्मीद आप मत। बात बड़ी सीधी है, ऐसी सरकार में रहना हमें मंजूर नहीं होगा, यह स्पष्ट कह दे रहे हैं। हमें कोई इच्छा नहीं है कि हम आपके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बिहार को बर्बाद कर दे। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इस तरह से अगर लोगों की जिंदगी बर्बाद की जाएगी, ऐसी सरकार की दरकार नहीं है फिर। और अभी एक जो साथी जुड़े हुए थे, सौरभ अब नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा अगली बार वोट मांगने आइएगा, एक एक घर से पूछा जाएगा टीचर क्यों नहीं बनाए, दारोगा क्यों नहीं बनाए, नौकरियां क्यों नहीं बांटी। सौरभ, इससे बड़ा झूठ बिहार में कुछ नहीं है। ये सवाल अगर पूछा गया होता तो आज राजनीतिक दल इतने गैर जिम्मेदार नहीं हुए होते, आज की सरकारें इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो पाती। ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वोट देते वक्त आप भी हिंदू और मुसलमान होते हैं, आप भी अगड़ा और पिछड़ा होते हैं, और यही वजह है कि आज आप ये दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अगर ये सवाल पूछा गया होता ना, सौरभ स्पीकर बंद करिए, स्पीकर बंद करिए। ये सवाल अगर पूछा गया होता, ये सवाल पूछने की आदत आवाम में अगर होती तो आज तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार होते, आज की सरकारें जिम्मेदार होती, और इस तरह से 4-4 साल नियुक्तियां नहीं लटकती रहती, इस तरह अस्पताल बिना डॉक्टरों के नहीं चला करते। अभी तो मैं हैरान हो गया आसिफ नाथ जी। एजाज साहब आपको काउंटर कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई आप ऐसे मत बोलिए, आप सरकार का हिस्सा हैं। तो क्या करूं, सरकार की नाकामी पर? नहीं, 1 मिनट सुनिए तो। नहीं, उन्होंने एक और बात कही कि सरकार के नेतृत्वकर्ता कोई फैसला करना होता है, सरकार आपके मुताबिक नहीं चलेगी, नीतीश कुमार नहीं चलेगी, हम जानते हैं नहीं चलेगी। भाई साहब, अगर नेतृत्वकर्ता की ही चल रही होती तो 4 बार तो मुख्यमंत्री फटकार लगा चुके हैं शिक्षा मंत्री को कि आप क्या हमेशा फालतू की बातें करते हैं। कितना नेतृत्वकर्ता की चल रही है और कितना, मतलब गजब एजाज साहब झूठ आप लोग बोलते हैं। कात्यायन जी, मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, मतलब मंच पर खड़े होकर, टेलीविजन पर बैठकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकदम सरेआम झूठ बोल जाते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन सा नेतृत्वकर्ता? इज्जत है नेतृत्वकर्ता की, करते हैं इज्जत? आपके मंत्री नेतृत्वकर्ता की इज्जत करते हैं? मुख्यमंत्री 4 बार शिक्षा मंत्री को फटकार चुके हैं कि फालतू बोलते रहते हैं आप। कितना सुनते हैं शिक्षा मंत्री? लेकिन जब समस्या आ गई तो ठीकरा फोड़ दो नेतृत्वकर्ता पर भाई, कि शिक्षा मंत्री नहीं। धीरज जी बोलना शुरू किए तो धीरज जी को याद दिला दिए कि ना मेरी सरकार नहीं, महागठबंधन की सरकार, 7 दलों पर ठीकरा फोड़िए, हम पर क्यों?
और राजनीति करनी है तो शिक्षा मंत्री चले आएंगे, तो सातों दलों पर फूटेगा, ये बात तो सही कह रहे हैं, ठीकरा तो सातों पर फूटना चाहिए, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं एजाज साहब की जरा देख रहा हूं कि मतलब बेईमानी की भी इंतहा होती है। धीरज जी को याद दिला रहे हैं कि महागठबंधन बोलिए, आरजेडी मत बोलिए। कात्यायन जी, ईमानदारी की बात यह है कि हमारी सरकार युवाओं के प्रति संकल्पित है। आप चाहे जितना भी इस मामले में राजनीति कर लीजिए, लेकिन हम लोग राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। स्पष्ट रूप से हमारी सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, ये सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक सोच से चल रही है और इसका नेतृत्व करता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि हम युवाओं के चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं और उस खुशियां देखने के लिए ही महागठबंधन की सरकार बनी है। कोई नफरत फैलाने के लिए नहीं, कोई जुमलाबाजी के लिए नहीं, कोई भ्रम फैलाने के लिए नहीं और कोई व्यक्तिगत बात करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार जन सरकार के मुद्दे पर काम करने के लिए बनी है और उसमें हम पूरी तरह से आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ठीक है एजाज साहब, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा अभिषेक जी, एक सवाल है। एजाज साहब आपने अच्छा बोला है और मुझे लगता है कि अगर वो लिखे हुए नहीं होंगे तो मेरे पास तो चूंकि सोशल मीडिया पर वो अब चला गया तो रिकॉर्ड हो गया है। आप कहिएगा तो मैं स्क्रिप्ट भिजवा दूंगा, अगली बार आपके कोई प्रवक्ता होंगे आएंगे तो वही स्क्रिप्ट दे दीजिएगा, वो भी अच्छा बोल लेंगे। बढ़िया बोले आप। एक सवाल है, मुझे लगता है हो सकता है आपके पास रिकॉर्ड ना हो लेकिन मेरे पास मैं कहिएगा तो भेज दूंगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट कात्यायन जी हम लोग स्क्रिप्ट नहीं तैयार करते हैं, हम लोग स्टूडियो में बैठ के स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं। हम लोग जो जनता का मर्म है, जो जनता का सोच है, जो जनता के लिए काम किया जाना चाहिए वो काम करते हैं। जनता के लिए के लिए सरकार बनी है। आप सच कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट नियमावली बना हुआ है भाई, तो मुख्यमंत्री नियमावली बना हुआ है। आप उनसे पूछिए ना जो जुमलाबाजी करते रहे हैं कि वो तो पब्लिश कब तक होगा? 2 करोड़ लोगों को। असित जी क्या पूछ रहे थे? मेरा एक सवाल है, नहीं नियमावली तो बनी गई है, कैबिनेट में मंजूरी बाकी है, बात तो सही है। देखिए एक सवाल है मेरा आजाद, इन पिछले 4 वर्षों में जिन्होंने अपनी उम्र 37 साल पार कर ली जनरल क्लास से और जो आरक्षित वर्ग है उन्होंने अपनी 40 साल जी आप भी जानते हैं कि 7 महीने से हम लोग सरकार में हैं, 7 महीने से हम लोग सरकार में हैं। 3 साल वाले, पौने 3 साल वाले लोग इसका जवाब देंगे ना। हम लोग तो 7 महीने से सरकार में हैं। हम 7 महीने से सरकार में हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ हम 7 ही महीने से हैं। हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए। 7 महीने में कितना तोड़े हैं आप वादा? हम लोग वादा नहीं किए हैं, हम लोग संकल्प लिए हैं कि नौजवानों के चेहरे पर खुशी देंगे और उस खुशी में हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। कि जिनकी उम्र सीमा पार कर जाएगी, क्या हम सरकार में हो या कोई सरकार में। जब संकल्प की ये गति है तो वादे का क्या होता भगवान जाने। जब संकल्प नहीं होता है, जैसे इन्होंने संकल्प लिया बिहार को बर्बाद करने का, भाजपा इन्होंने संकल्प लिया है बिहार को बर्बाद करने का। ये उन लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं 9 साल से? आपसे नहीं पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए ना, 9 साल से जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, दीजिए कि हमसे नहीं पूछिए कहाँ पहुंचा दिए हैं। देश का नौजवान आज कहाँ पहुंच गया है। आप जब भी चैनल पे आते हैं तो युवाओं के खुशी चेहरे पे देखते हैं, लेकिन आपने बर्बाद किया है बिहार को। नौजवानों के लिए और आम आवाम के लिए भारत सरकार क्या कर रही है वो ये भी सवाल। स्पीकर बंद करिए, सौरभ स्पीकर बंद करिए। आप किसी के लिए बैटिंग मत कीजिए, सौरभ स्पीकर बंद किसी के लिए बैटिंग मत कीजिए। 7 महीने की सरकार जो काम की है वो 17.5 वर्षों तक भाजपा जो सत्ता में रही है बिहार में, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। बस चलिए हो गया। मैं जानता था कि लास्ट में अभ्यर्थियों को आप लास्ट में यही कहेंगे कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, बोल ही दिया आपने। आ ही गए असल रंग में आप। इसी का थोड़ी देर में आप आएंगे। सवाल करने का भी कोई मामला होता है ना। अरे भाई साहब कैसी बात चाहिए आपको? लोग देख रहा है। अभ्यर्थी अपनी पीड़ा बताएगा तो आप तुरंत पार्टी में बांट देते हैं। पीड़ा का मतलब ये नहीं ना है कि राजनीति का भाषा बोलेंगे। पीड़ा का मतलब पूछेंगे सवाल, पीड़ा दिखनी चाहिए। सवाल पीड़ा राजनीति से नहीं दिखती है, लाठी मारते है, राजनीति है। हम रोजगार नहीं मांगे, आप हम मांगे ना। आप कह रहे हैं 7 साल में बर्बाद कर दिए, आप 7 महीने में सरकार बना करके बर्बाद कर दिए बिहार को। हमने ये नहीं बोला, हमने बोला कि आपकी इच्छा शक्ति है
आप बर्बाद कर रहे हैं। हमारी इच्छा शक्ति तो दिख रही है कि हम नौजवानों के रोजगार के प्रति संकल्पित हैं। चलिए अभिषेक एक मिनट, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक बोलिए। सौरभ स्पीकर बंद करिए प्लीज। सौरभ स्पीकर बंद करिए। एक मिनट सौरभ। हाँ अभिषेक 2 मिनट का समय दिया जाए, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। वहां से खास के एजाज अहमद जी से कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। संकल्प ले चुकी है सरकार में बैठे जो हैं लाठी चलाने का। STT 19 मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, लिफाफा मंत्री है। इनको शिक्षा पे बात करनी चाहिए थी, तो ये रामचरितमानस पे बात करते हैं। इनको खुद बोलने नहीं आता। शिक्षा मंत्री होकर बिहार का इंटरप्शन को इंट्रोगेशन बोलते हैं। सभापति महोदय इनको ठीक करते हैं। अब बात करते हैं ये कि संकल्प ले चुके हैं। आज अगर डाकबंगला पे हम लोग को पीटा जा रहा है तो आप बात करने क्यों नहीं आते हैं? डिबेट में कहते हैं कि हम संकल्प ले चुके हैं। एकदम खुशी, युवाओं को खुशी लेने के लिए मेरिट में आके विज्ञापन को तोड़ दिया जा रहा है आपके सरकार में, और आप कहते हैं कि संकल्प ले चुके हैं। क्या हम लोग फ्रॉड विद्यार्थी हैं? कहिए, फ्रॉड हैं? नहीं, हम लोग मैरिज में आए हुए हैं पिछले 4 साल से और बिहार निर्माण की बात कर रहे हैं। बिहार के गरीब, दलित, बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, न कि आपके बच्चे पढ़ते हैं। आपके बच्चे स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में पढ़ते हैं। आपको क्या चिंता है? अरे नहीं भाई, एजाज भाई भी बहुत साधारण परिवार से हैं। देखिए, ये व्यक्तिगत आरोप उन पर इस तरह का मत लगाइए। नहीं मतलब वो उनकी बात नहीं आपका मुद्दा जायज है। आपका मुद्दा जायज है। वो राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं। वो राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं। संकल्प ले चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं, तो डाकबंगला पे आप बात कर सकते हैं ना आके। अरे उस बात से भी रास्ता निकले तब ना भाई। बात क्या कर रही है? स्कूल खाली पड़े हैं। अभ्यर्थी को क्या, आसिफ जी क्या करे? मैं दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं। एजाज साहब एक मिनट मेरिट में आए हुए हैं, एजाज साहब सभी पास हैं। अभिषेक जी, आपके प्रति सम्मान है, आपके प्रति सरकार की सोच है। आप कोई सम्मान नहीं हो रहे हैं। आप इतना सम्मान हो रहे हैं। अगर सम्मान रहती तो एफआईआर नहीं होती है। देखिए, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आंदोलन करना आपका अधिकार है, और आंदोलन में अगर कोई मामला होता है तो वहां पर जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं वो देखने का काम करते हैं। इसमें सरकार का कहाँ मामला आता है? नहीं तो सरकार में जो प्रशासन किनका है? सरकार में ना धरना अभिषेक हम इनके लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करते हैं, इनकी डिग्री का सम्मान करके नौकरी कर देते हैं। आसिफ जी एक मिनट भाई, देने के प्रति तो हम लोग संकल्पित हैं। आसिफ जी, हमारी सरकार संकल्पित है इस मामले में। एक मिनट, मैं एक शमशी साहब से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद धीरज जी के पास भी आता हूं। धीरज जी भी मुस्कुरा रहे हैं। शमशी साहब, मुझे लगता है कि बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि अगर पहली सीढ़ी आप अच्छे से चढ़ते हैं और पहली सीढ़ी पर आपका बैलेंस नहीं बिगड़ता तो आप छत तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी मैं आपको मानता हूं, क्योंकि इस बार 2020 में चुनाव हुआ था तो सरकार आपकी बनी थी, तो आपने पहली सीढ़ी पे ही बच्चों के पैर में डिफेक्ट कर दिया, उनके पैरों को कमजोर कर दिया, तो फिर वो छत पर कहां से चढ़ेंगे? आज ये प्रदर्शन की नौबत ही नहीं आई होती अगर आप ईमानदार होते। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब एनडीए की सरकार थी तो शिक्षा विभाग बराबर जो है जनता दल यूनाइटेड के पास रहा लगातार। आज आरजेडी के पास है। मतलब आपकी हालत वही थी जो आसिफ नाथ जी की इस वक्त है? नहीं, आसिफ नाथ जी की हालत खराब नहीं है, वो अच्छी बात बोल रहे हैं। आसिफ नाथ जी तो कम से कम इतना बोलने का, उनका सरकार में एक मंत्री पद, तो उनकी हालत मजबूत है, और आप मुख्यमंत्री लेकर घूम रहे थे तब आपका पद आपकी हालत कमजोर थी, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ फिर उसको डाइवर्ट मत कीजिए। जो शिक्षा मंत्रालय था वो शिक्षा मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के पास शिक्षा मंत्री था तो शमशी साहब या उनकी पार्टी दोषी नहीं है? बिल्कुल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इश्यूज को उठाते भी थे,
नहीं, हम इश्यूज को उठाते भी थे। और जो मैंने पाइपलाइन की बात की, नहीं, जो मैंने पाइपलाइन की बात की वो सारी की सारी एनडीए पीरियड की थी। एक दूसरी बात क्या है कि यहाँ तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सरकार जो है, ये सरकार क्या है? अभी जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर और जो आपके आरजेडी के लोग हैं, तो बेल और जेल से तो फुर्सत ही नहीं है। कभी बेल है, कभी जेल है, अरे उससे छोड़िए ना, मैटर उधर मत ले जाइए, उधर मैं इसलिए ले जा रहा हूँ, मैं इसे देखिए, छात्रों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, और स्वीकारने की हिम्मत रखिए कि आपने भी नाइंसाफी की थी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से गोलियां, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें, ये सिर्फ कांग्रेस में हो सकती है इतनी हिम्मत। तो लाठियां उनके साथ चला रहे हैं, उनको गोलियां चला रहे हैं, उनको किस तरह से छात्रों के साथ किया जा रहा है? लाठी नहीं चलाई थी क्या शमशी साहब? बिल्कुल, मतलब आप लोग कितना झूठ बोलते हैं शमशी साहब, लाठियां नहीं चलाई थी। हम लोग नहीं चलाए थे आप लाठी? नहीं, बोलिए लाठी चलाई थी कि नहीं? पहले बोलिए लाठी चलाए थे कि नहीं? आपने लाठी चलाई थी या नहीं चलाई थी? विरोध किया था उसका हम लोगों ने। अगर उनके शिक्षा मंत्री या मान लीजिए, तो अगर यही प्रवचन देना है ना कि प्रवक्ता के तौर पर विरोध करना है, तो विरोध यहाँ भी आकर लोग कर जाते हैं सरकार वाले। देखिए, स्टूडेंट क्या जो मर्म है, स्टूडेंट को जो नियोजन होना है, इशू उस पर होना चाहिए। आप बात करेंगे बिहार की, आप छात्रों के 7वें चरण की बात करेंगे कि देश में चले जाएंगे कि देश में क्या हुआ। अरे देश में सरकार जब कभी बनाइएगा भविष्य में, तब देश की बात कीजिएगा। अभी हम बिहार के अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी नौकरियां होनी है, मतलब जो लोग मतलब जिन पार्टियों की और जिन प्रतिनिधियों की पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन सकती, वो सवाल नहीं उठाएंगे, है ना? मतलब सवाल वही उठा सकते हैं जो 200-300 सांसद लेकर आएंगे। नहीं, डाइवर्ट करते हैं इश्यूज को। धीरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी में अपनी बात उठा सकते हैं। शमशी साहब, सवाल तो आपसे भी बनता है ना। विधानसभा जब चल रही है, आपने कभी जरूरत समझी कि इस विषय को उठाया जाए? आप दूसरे विषय के लिए तो बायकॉट करते हैं, कुछ इधर उधर के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन इस रामचरितमानस को लेकर के तो आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। विधान परिसर के अंदर हो या विधान सभा के अंदर हो या बाहर। आज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लेकिन आप लोगों ने उठाया है कभी इस मुद्दे को? आप लोगों ने चाहा है कि इस पर डिबेट हो विधानसभा के अंदर? आप लोग नहीं चाहते हैं ये चीज, क्योंकि अभिषेक आपने ठीक ही कहा था कि सब इस बात को गोलमोल घुमाना चाहते हैं, और ये जो युवा हैं जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनके ऊपर ये सारा सब समस्या ये लोग समझे। अब कम से कम आश्वासन मिले, ये लोग को भी ऐसा आश्वासन मिले जो होगा। ऐसे मत घुमाइए शमशी जी, आपकी भी दायित्व बनती है। आदि विपक्ष में आप बात करते हैं तो ले जाते हैं सीबीआई और ईडी पर। भाई सीबीआई ईडी वो अलग विषय है, उस पर अलग मुद्दा बात कीजिए। देखिए, ये जो बात है उस पर तो बात कीजिए ना। पहले भी मैंने बोला है इस तरह के डिबेट में, और आज भी कह रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पर, सियासत इन लोगों की अपनी जगह है, एक पत्रकार के तौर पर मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। मैं इस बात से मुकरता नहीं हूं नेताओं की तरह। हम लोग पत्रकार हैं और बोल रहे हैं कि ना तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, वो कभी भी उस लेवल पे प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे जहां नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार मिलकर शिक्षकों की समस्या का समाधान कर दे, क्योंकि वो समाधान हो जाता तो वो मुद्दा तेजस्वी के हाथ से निकल जाता। और ना ही आज बीजेपी चाहती है कि वो इस तरह का प्रदर्शन करे कि वर्तमान महागठबंधन सरकार समाधान कर दे, क्योंकि फिर बीजेपी के हाथ से मुद्दा निकल जाएगा। धीरज जी, आप भी कवर करते हैं ना ग्राउंड पर, ये सच्चाई है। विपक्ष में रहने वाली पार्टी कभी इस तरह का आंदोलन नहीं करती कि सरकार समस्या का समाधान कर दे। समाधान हो जाएगा तो फिर बीजेपी के हाथ में रहेगा। तो भगोड़ा है, हर विपक्ष की यही स्थिति है। क्या धीरज जी? हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी तो उठाया जा सकता है ना। आप इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इससे पीछे भी हुए थे, आप उठाइए। तो आप कहाँ उठा रहे हैं, कहाँ इस पर डिबेट कर रहे हैं? डिबेट करना चाहिए आपको, आप क्यों नहीं करते? मुद्दे को जिंदा रखना है, क्योंकि वक्त आने पर इस पर राजनीति बीजेपी के या जो एनडीए के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं करते रहे धीरे धीरे। ये मुद्दा है। बिल्कुल। सौरभ, फाइनल कमेंट। सौरभ, हमारे पास वक्त नहीं है, फाइनल कमेंट।
अभिषेक कहते हैं सर, ये जो बातें लगातार हो रही है ना, कभी सरकार उनकी थी, हमारी थी, कब होगी, तो अरे भाई लोगों को, हम सब लोगों को आश्वस्त कीजिए ना, युवाओं को तमाम चीजें, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो। बीपीएससी में एक और मामला है अभिषेक कहते हैं सर, 33 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष कराने का जो बात है ना, पिछले मुख्यमंत्री जी की मंजूरी मिली है, उसके बावजूद भी ये मामला अधर में लटका हुआ है, कब मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी, उस पर भी लगातार छात्र अभ्यर्थियों का आक्रोश है। और अभी शिक्षक बहाली को लेकर लगातार शिक्षक बहाली को लेकर ये बात कर रहे हैं कि 60 चरण की वैकेंसी हम निकाल देंगे। तो आप आश्वस्त कीजिए, प्रवक्ता जो भी बैठे हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता है, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे बीजेपी के हो, तमाम आरोप प्रत्यारोप आप लगाएंगे, लेकिन आप आश्वस्त कीजिए कि कब आप फाइनल जॉब दे रहे हैं, कब आप नियुक्ति कर रहे हैं, ये बताइए, और तब कुछ बोलिए। न्यूज़पेपर में छापते हैं, कुछ अलग छपाते हैं, मीडिया बाइट कुछ अलग देते हैं, युवाओं के नाम पर कभी कुछ बोलते हैं, तो इस तरह से बोलना बंद कीजिए। जब असेंबली में आते हैं तो रामचरितमानस निकाला, अरे आप ही के पार्टी के नेता वहां विरोध कर रहे हैं कि बंद कीजिए रामचरितमानस, कुरान, गीता का ज्ञान, युवाओं की बात कीजिए, बिहार के विकास की बात कीजिए, युवाओं के भविष्य की बात कीजिए, बंद कीजिए ना ये सब। कब कीजिएगा? अभी भी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को डरवाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। अगर विकास करना चाहते हैं, घर बिहार के प्रत्येक घर में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। चाहे हम एक बार और आपको बताएं, निश्चित रूप से सभी लोग बिहार के ही हैं, और बिहार के भविष्य के लिए अगर संकल्पित है तो एक बार आप सोचिए कि आपने जो किया, 15 साल हो रहे, 17 साल हो रहे, ये सब पालन कीजिए। जो सरकार में है वो जिम्मेवारी के साथ काम करे और युवाओं के भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए वो काम करे, तभी कुछ बात हो पाएगी। अन्यथा ये बात कागजी रूप से रहेगी, जमीनी हकीकत कहीं और बात सामने आएगी। निश्चित रूप से बात सही नहीं। सौरभ, हमारे पास चूंकि वक्त नहीं है, मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि देखिए, चूंकि अब ये सियासी दलों का रवैया या सरकारों का रवैया ऐसा रहा है ना कि हम लोग भी अब इस प्लेटफॉर्म पे जब बैठते हैं और डिबेट करते हैं तो ऐसा लगता है आखिर में जाकर कि हम लोग भी कोई औपचारिकता कर रहे हैं, क्योंकि फिर कुछ दिन बाद हो सकता है कि हम और धीरज जी फिर बैठेंगे, फिर हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे आप लोगों के साथ। तो ऐसा कुछ करिए कि हमें भी शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें भी बुरा लगता है कि यार एक ही विषय पर बात क्यों करनी पड़ती है, कभी कोई नया भी विषय मिले कि लगे कि कुछ और समस्या का समाधान हो। तो थोड़ा एजाज साहब और असित नाथ जी, आप लोग कुछ करिए। मैं हर बार यही कहता हूं कि कुछ कीजिए, नहीं तो जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है ना, ये शायद आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लग रहा है सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी आगे। देखिए अभिषेक जी, मैं तो बहुत साफ कह रहा हूँ कि हम भी इस गुनाह में शामिल है। ये 7 महीने 17 साल, भैया 7 महीने का वक्त कोई कम थोड़ी होता है, 3 महीने में सारी नियुक्तियां हो गई रहती अगर हम करना चाहते तो इस गुनाह के हिस्सेदार हम हैं, इसमें कहाँ संदेह है। ठीक है, उन्होंने 17 वर्षों में नहीं किया, क्या 7 महीने का वक्त कम था क्या? भाई आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के करना है। एजाज साहब फाइनल कमेंट समय नहीं। देखिए कात्यायन जी, हम युवाओं के दर्द और मर्म के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी चिंता सरकार भी और सरकार के प्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं रखते हैं, और इनकी चिंता के साथ हम लोग, इनके भविष्य के साथ हम लोग बराबर के शरीक हैं, और इनके घर में खुशियां आए, इनके चेहरे पर खुशियां आए, इसके लिए हमारी सरकार जो संकल्प ली है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों के चेहरे पर खुशी दिखेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। वो कब तक आप लोग पूरा करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोग कुछ करें। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।